जब मैं डॉक्टर के पास से होकर वापस आई, डॉक्टर ने मुझे ऐसी खबर सुनाई थी जिसे सुनकर मैं सदमे में पड़ गई, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अपनी रिपोर्ट हाथ में थामे घर में दाखिल हुई तो मामी ने मेरी हालत देखकर घबरा गई और बार बार मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ अर्पिता, सब ठीक तो है ना। मगर जैसे जैसे वह पूछ रही थी वैसे ही मेरा रोना बढ़ता जा रहा था। फिर रो रो कर जब मैं थक गई तो मामी बोली, अर्पिता क्या परेशानी है बेटा, मुझे बताओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जो भी बात है खुलकर करो बेटा। मैं कुछ समय सोच में पड़ गई, लेकिन ये बात छुपने वाली नहीं थी। मैंने मामी को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर वह जहाँ की तहाँ रह गई। अर्पिता क्या कह रही है तू, कब हुआ ये सब, तू किसी को पसंद करती है क्या। और मैं नहीं में सर हिलाती जा रही थी। फिर बताना कैसे हुआ ये सब, तूने मुझे क्यों नहीं बताया, बोल वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उस दिन जानती है, जब मैं विमला के घर गई थी तो वापसी पर रात हो गई थी, तो गली में अकेली वापस आ रही थी मैं, जब एक शख्स ने अंधेरे में मेरा मुंह बंद किया और मुझे एक खाली फ्लैट में ले जाकर मेरे साथ जुल्म कर दिया। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और मामी गुमसुम सी मेरी बात सुन रही थी। जब मैंने बात खत्म की तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने जितना बताया मामी ने वो सुन लिया। उसके अलावा एक लफ्ज तक मुझसे न पूछा। अगर उनकी जगह मेरी माँ भी होती तो वो कहीं न कहीं मुझे मुजरिम ठहरा देती कि शायद तुम्हारा किसी के साथ चक्कर होगा। मगर मामी ने एक लफ्ज तक मेरे खिलाफ नहीं बोला था। वो तो बस गम में हाथ उठाए भगवान से शिकायत कर रही थी और बार बार खुद को दोषी करने लगी कि बच्ची पर इतना बड़ा जुल्म हो गया और कैसी जालिम औरत हूँ मैं कि उसका दुख ही न जान पाई। इसमें गलती उनकी नहीं थी, क्योंकि जिस दिन मेरे साथ ये सब हुआ था उस रोज मामी के बेटे का रिसेप्शन था और रिसेप्शन के बाद मैं विमला को उसके घर छोड़ने गई थी, क्योंकि वो अकेले जाते हुए बहुत डरती थी। लेकिन मैं अपने आप को बहुत बहादुर और कोई झांसी की रानी समझती थी। मुझे कभी डर नहीं लगा, यहाँ तक कि मामा मामी ने मुझे कभी रात हो जाने के खौफ से सहेली के घर जाने से नहीं रोका। इसलिए मुझ में भी हिम्मत कुट कुट कर भरा था। मैं विमला को छोड़कर वापस आई तो सारे डर ने मिलकर मुझे बेबस कर दिया और मैं ऐसी टूटी कि अब तक नहीं संभल पाई। सुबह तक मैं उसी घटना वाली जगह पर लेटी रही। फिर उठकर हिम्मत की पास लगे नल से मुंह धोया और घर को चली आई। हमारे घर का पीछे वाला दरवाजा हर वक्त खुला होता था, उसे कोई कुंडी नहीं लगाता था, तो मैं वहां से दाखिल हुई। चूंकि शादी वाला घर था और मेहमान बहुत ज्यादा थे, इसलिए किसी को भी मेरा ख्याल नहीं आया। मैं सीधा छत पर बने स्टोर रूम में चली गई और हुलिया से ही किया। यही मेरी हिम्मत की दलील थी। इतना सब हो जाने के बावजूद मैं पूरे होशो हवास में खड़ी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में लगी थी। अब जो हो चुका था मैं उसे वापस नहीं ला सकती थी, इसलिए बेहतर यही था कि या तो मैं इसे बर्दाश्त कर लूं या मैं खुद को संभाल लूं। अगले रोज मेहमान चले गए, लेकिन मामी को कुछ मैंने नहीं बताया। फिलहाल मैं उनकी खुशियों को दुखों में नहीं बदल सकती थी। अभी नई नवेली बहू लेकर आई थी वो, तो कैसे मैं उनके रंग में भंग डाल देती, तो चुपचाप इसे कड़वे घूंट की तरह पी गई। अब मैं बहुत चुप रहती थी। मामी को भी शायद इसलिए महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि अब वहाँ भाभी भी आ गई थी, तो उससे बातें वगैरह करती रहती। मेरे लिए भी यह अच्छा था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे साथ हमदर्दी करे या मुझे कोई बेचारी बनाकर मेरे बारे में बात करे। शायद सारी उम्र ऐसे ही चुपचाप निकल जाती अगर मेरी तबीयत गिरी गिरी न रहने लगती, तो मैं डॉक्टर के पास कभी न जाती। कल भाई और भाभी घूमने के लिए मनाली जा रहे थे। उनके घर से निकलते ही मैं भी डॉक्टर के पास चली गई। लेकिन आगे डॉक्टर ने जो रूह दहलाने वाली खबर सुनाई, उसे सुनकर मुझे यही लगा कि अब मैं कभी मामी के सामने सर नहीं उठा सकूंगी, क्योंकि वो मेरी माँ नहीं है। अगर माँ होती तो शायद मेरी हालात समझती, मुझे बुरा भला ना कहती। लेकिन मैं गलत थी, उन्होंने तो उफ तक ना कहा था। उस वक्त मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी हुई कि पूरी जिंदगी इस मामी की मोहब्बत तले गुजार दी और आज तक मैं इन्हें समझ ना पाई। बचपन में मेरे माँ बाप ने भी मुझे रखने से इनकार कर दिया, तो यही वो नेक औरत थी जो आगे बढ़ी और मुझे अपनी गोद में भर लिया। हमारे खानदान में कोई गरीब घराने से ताल्लुक नहीं रखता था, बल्कि सब लोग पढ़े लिखे और अच्छे पद पर थे। मेरे पापा डॉक्टर थे। वो पढ़ लिख तो बहुत गए, मगर अपनी सोच को कभी न बदल सके। हम लोग 5 बहनें ही थीं। पापा को बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती या किस्मत का खेल भगवान ने उन्हें बेटा नहीं दिया। इस बात का गुस्सा वो मेरी माँ पर भी नहीं निकाल सकते थे। मेरी माँ भी पापा के रंग में इस कदर ढल चुकी थी। दोनों की आपसी मोहब्बत मिसाल थी, मगर औलाद के बारे में मार खा गए। इसी तरह दूसरी तीसरी बेटी और फिर चौथी बेटी तक औलाद की मोहब्बतें न जाने कहाँ गुम हो गई। पापा खुद कुड़ते थे कि डॉक्टर होने के बावजूद वो अपनी बीवी को कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते जो लड़का पैदा करे। आखिरी कोशिश के नतीजे में मेरी पैदाइश हुई। पापा ने मुझे देखा भी नहीं था और मामी से कहा
कि अगर तुम ये लड़की लेना चाहती हो तो मैं खुशी से देने को तैयार हूँ। मामी को क्या चाहिए था? उनका सिर्फ एक ही बेटा था जो उस वक्त 7 साल का था। प्रदीप के बाद वह मां नहीं बन सकती थी। उन्हें बेटी की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी। अगर वो ख्वाहिश मेरे जरिए पूरी हो सकती थी तो वो क्यों मना करती। उन्होंने खुशी खुशी मुझे बेटी मान लिया और मैं उन्हें माँ समझकर भी मामी बुलाती रही। बचपन से ही मेरे होश संभालते उन्होंने ये बात मुझे बता दी थी कि मेरे असल माँ बाप कौन हैं। तभी से मैंने उन्हें मामी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक रोज मैं अपने माँ बाप के पास वापस चली जाऊंगी। लेकिन मैं गलत थी। मामी ने मुझे हमेशा प्यार दिया, माँ से बढ़कर मुझे संभाला, लेकिन मेरे अंदर की उम्मीद हमेशा बाकी रही। लेकिन ये उम्मीद उस रोज मर गई जब मैंने डॉक्टर की दिखाई रिपोर्ट सबसे पहले जाकर अपनी असल माँ को दिखाई। लेकिन वो बात एक माँ बेटी जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें झिझक थी। मैं अपना दुख अपनी माँ को सबसे पहले बताना चाहती थी, इसलिए सीधा उनकी तरफ चली गई। वहां गई तो मम्मी पापा दोनों तैयार थे कहीं जाने के लिए। मैंने कहा, माँ मुझे कुछ बताना था। उस वक्त मैं रो रही थी जब पापा उफ कहकर कमरे से चले गए। माँ को भी जल्दी थी जाने की, इसलिए पापा को देखते हुए वो बोली, क्या हुआ अर्पिता, ऐसे अचानक तुम्हारी मामी नहीं आई? वही दिखावे के 2 शब्द, माँ वो ये रिपोर्ट। लेकिन एन उसी वक्त बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा और माँ फिर मिलते हैं कहकर मेरे गाल पर अपने ठंडे हाथ का छुअन छोड़कर जा चुकी थी। मेरी बड़ी दोनों बहनें की शादी हो चुकी थी। तीसरे नंबर वाली आई और मुझसे गले मिली, फिर पूछा, क्या हुआ, परेशान क्यों हो? लेकिन जिसकी माँ हमदर्द ना हो सकती बहनें क्या होंगी? यही सोचकर मैं वहां से चली गई और मामी को सब कुछ बता दिया। उस रात के बाद वो औरत मेरे लिए मामी नहीं रही बल्कि माँ बन गई। मेरी असल माँ तो मुझे देखते ही सिकल अपने माथे पर चढ़ा लेती थी, और मेरी मामी जिनको हमेशा मैंने पराया समझा, एक रात में ही वो मेरी अपनी से बढ़कर हो चुकी थी। उन्होंने मुझे हर लम्हे संभाला, हर दफा गिरते हुए थामा। उस रात अतीत के वो तमाम घटना याद आए जहां जहां मैं उनसे नाराज हुई थी, मगर उन्होंने हमेशा मेरे बुरे रवैये को नजरअंदाज किया। मुझे लगता था मम्मी पापा ने मामी की बेटी पाने की ख्वाहिश देखकर मुझे दिया है, लेकिन मैं गलत थी। उनकी तरफ से तो मेरे लिए मोहब्बत ही नहीं था। उसी लम्हे मामी को कुछ याद आया और वो जल्दी से फोन की तरफ लपकी। हेलो कुसुम, मैं बोल रही हूँ। सोनाली, तुमने अपने बेटे के लिए रिश्ता भेजा था ना, अर्पिता का? तुमने कहीं और तो नहीं कर लिया वह रिश्ता? अच्छा, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊंगी। ये एक तरफा फोन पर होती बातें से मैं बखूबी अंदाजा लगा सकती थी कि क्या बात की जा रही है। कुसुम आंटी ने मुझे शादी पर देखा था। वह मामी की बहुत अच्छी दोस्त थी और शादी के 2 दिन बाद ही मेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता लाई थी। बेटा जो कि लंदन रहता था, इसलिए मामी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और बात टाल दिया। वैसे भी अभी वो मेरी शादी करने के हक में नहीं थी, लेकिन इस वक्त उस रिश्ते का याद आना मैं बखूबी समझ गई थी। मामी, मुझे शादी अभी नहीं करनी प्लीज। फिर मामी ने मुस्कुराकर प्यार से मेरे माथे को चूमा और समझाने लगी, अर्पिता, मैं जानती हूँ कुसुम को, मुझे यकीन है वह बंदी मेरा मान रख लेगी। और बेटा, अगर तुम अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती तो हम कैसे इन सब हालातों से निपट सकेंगे? इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। मगर मेरी बात वही थी, मुझे शादी नहीं करनी। फिर आधे घंटे की बहस के बाद वो तंग आ गई और गुस्से से बोली कि तुम्हें शादी करनी होगी। मैं अपनी बेटी के लिए गलत अल्फाजों में ताने बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और इल्जाम भी वो जिसमें तुम शामिल ही नहीं। उस वक्त मुझे खुद पर नाज आ रहा था, कितनी अच्छी औरत को मेरी माँ चुना गया है। उनके डांटने पर मैं खामोश हो गई और हामी भर ली। शाम को वह कुसुम आंटी के घर गई तो 2 घंटे बाद लौटी। वापसी पर उनका चेहरा एक हल्की सी मुस्कुराहट से चमक रहा था। इस कदर इत्मीनान मैंने कल शाम के बाद आज उनके चेहरे पर देखा था। मैं चुपचाप कमरे में ही बैठी रही जब वह खुद आकर मुझे बताने लगी, मैंने कुसुम से बात की है, उसे तमाम हकीकत बता दी, और यह भी कि तुम प्रेग्नेंट हो, और जानती हो उसे कोई एतराज नहीं। उसने वादा किया है कि कभी इस राज की भनक किसी को नहीं लगने देगी और बेटियों की मान के साथ तुम्हें रखेगी। ये बात उसके बेटे को नहीं बताई जाएगी, क्योंकि वो तो हफ्ते बाद लंदन वापस चला जाएगा। तुम यहीं पर रहोगी। इस तरह से इस बच्चे को भी बाप का नाम मिल जाएगा। मामी की बातें सुनकर मेरा दिमाग बिल्कुल खाली होता जा रहा था। भला वो अनजान औरत मुझ पर रहम करने को क्यों तैयार है? यही बात मैंने मामी से पूछी तो वह कुसुम आंटी को दुआ देते हुए कहने लगी, बेटा, होते हैं ऐसे दोस्त भी जो दोस्ती के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। वो औरत भी उन लोगों में से एक है।
देखना वो तुम्हें कोई गम नहीं आने देगी। बस तुम ख्याल रखना, कभी ये बात भूलकर भी किसी को ना बताना। लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल हलचल करने लगा। तो मैंने पूछा, मामी ऐसे तो जल्दी होगा तो दुनिया को क्या जवाब देंगे? मेरी बात का मतलब वो समझ गई और बोली, कह देंगे प्री मैच्योर बेबी है। उस बात से कुछ तसल्ली हुई। इसके बाद सबको शादी के लिए राजी करने और इजाजत लेने की बारी थी। सबसे पहले तो जब मामा को ये बात पता चली तो उन्होंने एतराज किया कि अभी तो प्रदीप की शादी की है और हफ्ते के अंदर ही अर्पिता का शादी करना चाहती हो, भला क्या कहेंगे खानदान वाले। मगर मामी को खानदान की परवाह नहीं थी, उन्हें बस मेरी विदाई की परवाह थी और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी मामा की इजाजत थी। न चाहते हुए भी उन्हें मामा को सब कुछ बताना पड़ा और बताने पर शादी से पहले जितने दिन भी वहां रही मामा से मुंह छुपाना पड़ता। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। मामी के द्वारा हकीकत बताने पर उन्हें भी बस चुप्पी रखनी पड़ी। मामी ने मेरे माँ बाप को बस बता दिया कि वो मेरी शादी कर रहे हैं। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने भी कोई ऐतराज कर दिया तो फिर सबको क्या असल वजह बताती फिरेंगी। मगर उन्हें तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने भी बस अच्छा कहकर बात खत्म कर दी। मामी ने ही मेरी शादी की पूरी शॉपिंग की और सारा दहेज तैयार किया, जिसमें से बहुत सारा तो वो मेरे बचपन से ही जोड़ती चली आ रही थी। मैं बस गुमसुम सी सारे हंगामे को देख रही थी। मेरे दिल में न कोई खुशी थी न ही कोई ख्वाब, बल्कि मैं खुद को मैला समझ रही थी। खानदान वालों ने ये सवाल जरूर उठाया कि अगर अर्पिता की शादी भी करनी थी तो हफ्ता पहले प्रदीप के साथ ही इसे निपटा देती। अब तो हमें छुट्टियां नहीं मिलनी। पहले ही स्कूलों से बच्चे हफ्ते भर की छुट्टी कर चुके हैं। जिस पर मामी ने यही कहा कि कोई मसला नहीं, बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगले साल जब सब लोग फ्री होंगे तो मैं उन्हें एक शानदार दावत दे दूंगी। सब लोग ये बुदबुदाकर चुप कर गए कि पैसा दिखाती है, ये है वो है, मगर मामी को कोई फर्क नहीं पड़ा। विदाई से पहले वह बात बात पर रोने लगती, मुझे गले से लगाकर कई कई मिनट दिलासा देती। मैं भी उस हफ्ते में उनसे तमाम लाड उठवा रही थी। जिस दिन रिश्ता तय हुआ तभी उन्होंने मुझे डपट कर कहा, अर्पिता ये हफ्ता तुम अपना हर गम भूल जाओ और एंजॉय करो। इन दुखों के बोझ के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। मैंने न चाहते हुए भी यह बात मान ली, मगर अंदर ही अंदर यह दुख हर वक्त मुझे काट खाने को दौड़ता था। आखिर वह दिन भी आ गया जिसकी मामी ने इतने अरमान सजाए थे। लेकिन अब मैं विदा भी हो रही थी तो कैसी? न कोई मेहंदी न कोई संगीत, सीधा शादी। मामी को ही माँ बाप का दर्जा देकर विदा हुई। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। मुझे घर लाते ही सबसे पहले गरीबों को खूब दान किया। उस वक्त उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाकी सब ठीक था, लेकिन मेरी सास ने शादी पर बोल दिया था कि अर्पिता घूंघट करेगी। अरुण यही चाहता है कि उसकी दुल्हन घूंघट ओढ़े, इसलिए मैरिज हॉल से लेकर घर तक मैं घूंघट में ही रही। अरुण भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने यही कहा था कि मैं जल्द तुम्हें लंदन बुला लूंगा। फिलहाल तुम्हारा वीजा और बाकी कागजात बनने में कुछ वक्त लगेगा। सास ने मुझे इतना अच्छा समझाया था कि मैं अपने तमाम डर पीछे छोड़कर अरुण की दुल्हन बनी बैठी थी। सबसे बड़ा सहारा मुझे सास का था और मेरे लिए यह एक सुकून की बात थी। अगले दिन रिसेप्शन से पहले सास मेरे पास आई और बोली, अर्पिता जो कुछ भी है वह तुम्हारे और मेरे दरमियान है। बेटा भूल कर भी किसी के सामने जिक्र ना करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। और एक बात, तुम अपने ससुर से भी घूंघट करोगी। बाकी तुम्हारी जो फरमाइश ख्वाहिश हो तुम मुझे बता सकती हो। मैं अपनी बेटी को भी कभी दुखी नहीं देख सकती। सास की घूंघट वाली बात मुझे अजीब लगी, मगर मैं चुप कर गई। रिसेप्शन पर भी मैंने सास के कहने के मुताबिक घूंघट ओढ़ा और रिसेप्शन के हफ्ते बाद ही अरुण भी लंदन चले गए। उनका रवैया मेरे साथ ठीक था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। मुझे बहुत बार वो लंदन के बारे में बता चुके थे। वहाँ माहौल ऐसा है वैसा है। इंडिया में मुझे घुटन होती है। लंदन जाने के बाद भी मैं ही उन्हें फोन करती, वो मुझे फोन नहीं करते थे। अगर कभी फोन न करने का शिकवा करती तो कहते काम बहुत है और वैसे भी तुम इंडियन ही रहोगी। जिसे बंदा फोन ना करे तो जुर्म हो जाता है। इसलिए मेरा ये शिकवा भी दम तोड़ गया। मैं अब पूरा दिन कमरे में ही रहती। घर में काम वाली थी, खाना सास खुद पकाती थी। मुझे रोज सुबह बिना नागा किए फल और जूस लाकर देती थी और किसी काम को भी हाथ ना लगाने देती। मैं बोर हो चुकी थी। इतनी बोरियत कभी महसूस नहीं हुई। ससुर भी अक्सर पूरा पूरा दिन बाहर ही होते थे। एक रोज सास समेत घर में कोई भी मौजूद नहीं था और मेरा दिल चाट खाने का कर रहा था। बाहर का दरवाजा लॉक करके मैं किचन में आ गई और मजे से चाट बनाने लगी। बहुत दिनों बाद आजादी महसूस हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था, वरना हर वक्त ससुर के डर से दुपट्टा सर पर ही रखती। मैं चाट बनाकर जैसे ही पलटी, किचन के दरवाजे पर ससुर अभी अभी ही आए थे और मुझे हैरत से देखने लगे। वो शायद पानी मांग रहे थे।
मैंने जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा और उन्हें पानी का गिलास थमाया, मगर वह गुमसुम खड़े बस मुझे ही देखते जा रहे थे। मुझे जल्दी से घूंघट ओढ़ने पर वो बोले, रहने दो, अब क्या फायदा, तुम्हारी सास मुझसे जो छिपाना चाह रही थी मैंने वो देख ही लिया है। सास ठीक ही कह रही थी जो मुझे घूंघट का बोला था, क्योंकि मेरी वजह से ससुर की जान ही चली गई। हाँ, उन्हें सदमा पहुंचा था, बहुत बड़ा सदमा। सास जब वापस आई तो ससुर चारपाई पर लेटे सीना मसल रहे थे। उन्हें फटाफट अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर अंदर उनका जांच कर रहे थे। जब मैंने सास को सब कुछ बता दिया कि ससुर ने मेरी शक्ल देख ली है, वो बेचारी मुझे क्या कहती, बस मेरे सर पर हाथ फेरकर भगवान से प्रार्थना करने में लग गई। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने बताया कि मरीज की हालत बहुत नाजुक है, शायद उनका ये आखिरी लम्हा है, जिसे मिलना है मिल सकता है। सास जल्दी से मुझे अपने साथ उस कमरे में ले गई। ससुर जैसे मेरे ही इंतजार में बैठे थे। सास को देखकर बोले, कुसुम, मैं कोई बोझ अपने सीने पर लेकर नहीं जाना चाहता। अगर तुम इजाजत दो तो क्या मैं बहू को बता दूं? सास ने रोते हुए इस बात पर सर हिला दिया। ससुर फिर मेरे सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, बेटी, हमें माफ कर देना, हम दोनों ने माँ बाप के किरदार को बखूबी नहीं निभाया। मैं हैरत से उनकी बातें सुन रही थी। भला इस सब से मेरा क्या ताल्लुक? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आखिरकार मैंने पूछ ही लिया। बेटा, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे साथ वो जुल्म किसने किया था? इस बात पर मैंने चौंक कर सास को देखा तो वो सर झुका ली। नहीं, मेरे नहीं बोलने पर वो बहुत दुखी हुए। तुम्हारे साथ वो मेरे बेटे ने किया था, अरुण ने, जो अब तुम्हारा पति है। आसमान टूटना क्या होता है मुझे उस वक्त मालूम हुआ था। मैं शॉक्ड होकर ससुर को देखती ही रह गई। जब वो आखिरी हिचकी लेकर अपने तमाम बोझ से आजाद हो गए, उनके अंतिम संस्कार के बाद जब कुछ हालात रूटीन पर आए तो सास खुद ही मेरे कमरे में चली आई। जो बात मैं उनसे पूछना चाह रही थी उन्हें भी बताने की उतनी ही बेताबी थी। बिना कुछ पूछे ही वो बोलने लगी, उस दिन जो बात तुम्हारे ससुर अधूरी छोड़ गए थे, आज वो मैं पूरी करने आई हूँ। मेरा बेटा बचपन से ही इंग्लिश स्कूलों में पढ़ा है, जिससे उसकी जबान के साथ साथ सोच भी अंग्रेजों वाली हो गई है। उसे इंडिया हमेशा से ही खलता था, तभी उसने लंदन में शादी कर रखी है। जब वो यहाँ वापस आया तो मैं नहीं जानती तुम उसे कहाँ मिली। उस दिन वो नशे में घर से निकला था और फिर तुम्हारे साथ जाति करने के बाद वह इसी नशे की हालत में वापस घर आया। हम दोनों ही उसके लिए जाग रहे थे, मगर घर आते ही वह बेहोश हो गया। लेकिन नशे की हालत में वो तुम्हारी बातें कर रहा था। उसी वक्त उसे होश में लाने के लिए डॉक्टर को बुलाया, जिसकी कोशिश से वह तो होश में आ गया। तो मैंने उससे पूछा और जवाब में उसने बताया कि वो लड़की वहाँ पड़ी है। हम दोनों रात के अंधेरे में तुम्हें ढूंढते वहाँ तक पहुँचे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी सहेली के घर ही मेरा बेटा डाका डालेगा। मैं पहले तुम्हें घर छोड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा करती तो अपनी दोस्त के सामने सर न उठा सकती। लेकिन तुम मेरी दोस्त की बेटी हो, ये बात मेरे पति नहीं जानते थे। बाकी एक नॉर्मल अंदाज में मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा और बेटे को भी नहीं बताया कि तुम वह लड़की हो। उसे कौन सा याद था? तभी मैंने तुम्हें ससुर से पर्दे करने को बोलती थी। अब यहाँ रहना या ना रहना तुम्हारा फैसला है, लेकिन यह बात दिमाग में रखना कि मेरा बेटा कभी तेरी राह पर नहीं आएगा। यहाँ रहकर अपनी जिंदगी शुरू करो, बजाय उसका इंतजार करने के। मैं बस खामोशी से सास की बातें सुन रही थी और फिर जाकर मामी को सब बताने के बजाय मैंने चुपचाप वहाँ रहना कबूल किया। अगर ऐसा ना करती तो समाज मुझे कबूल ना करता। अब मेरा पति वापस आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा एक बहुत प्यारा बेटा है जिसकी परवरिश मैं ऐसे करूंगी जो लड़कियों की इज्जत अच्छे से करना जानता हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।